A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में जो हम थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करोसिव मेजर्स टू कंट्रोल द प्लास्टिक पोल्यूशन। मतलब हमें कौन कौन से ऐसे मेजर्स है जिनको फॉलो करना चाहिए जिससे जो प्लास्टिक की पोल्यूशन हो रही है। लास्ट के क्लासेस में हमने प्लास्टिक्स के टाइप्स पढ़े, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े। अब ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ ना कुछ जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं उसकी वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स प्लस एनिमल्स इन सबको ही दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स हमको फॉलो करने चाहिए जिससे हम इस प्लास्टिक के जो डिसएडवांटेज है, इनकी जो पोल्यूशन हो रही है, उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आता है, प्लास्टिक वेस्ट इज कलेक्टेड बाय रैग पिकर्स एंड वेस्ट कलेक्टर्स। आपने देखा होगा आप लोगों के घर के आसपास जैसे कुछ मतलब लेडीज टाइप की आती है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा पॉलिथीन बैग होता है और हाथ में एक लंबी सी स्टिक होती है। वो लोग क्या करते हैं, जो पॉलिथीन्स वगैरह होती है उसको ये कलेक्ट कर लेते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जैसा कि हमने डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो उस प्लास्टिक को ईट अप करते हैं और उनके जो फूड का पाइप होता है, विंड पाइप जो होता है, वो ब्लॉकेज कर जाता है जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर जो ये रैग पिकर्स होते हैं जो बेसिकली इस प्लास्टिक्स को कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग रैग पिकर्स बोलते हैं। तो वो जब कलेक्ट कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी लैंड पे एज सच प्लास्टिक वगैरह नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं मतलब रहेगी। तो वो एक तरह से उनकी लाइफ तो सेव करता ही है। और जो ये प्लास्टिक ये लोग कलेक्ट करते हैं, ये जो वेस्ट प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे उससे न्यू प्लास्टिक या न्यू प्रोडक्ट्स, जो प्लास्टिक के जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन इजीली किया जा सके। इसमें सेकेंड पॉइंट में यही है कि दे टेक द वेस्ट प्लास्टिक to recycling units where the plastic is recycled to make new plastic things। और उस प्लास्टिक की जो चीजें होती हैं, जो वेस्ट प्लास्टिक होती है, उसे ये लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद मार्केट में जाके जो हमारी होलसेल वगैरह की मार्केट्स होती हैं उनको वहां जाके ये लोग बेच देते हैं। वहां से फिर रिसाइकलिंग यूनिट्स के लिए चले जाते हैं वो प्रोडक्ट्स और इनकी रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग मीन्स इनसे इनको मेल्ट करके इसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरे प्लास्टिक की चीजें इन्हीं प्लास्टिक से, जो वेस्ट प्लास्टिक है, इसी से बनाई जाती हैं। और अब एक और चीज है कि हमने न्यू प्लास्टिक तो न्यू चीज तो बना ली, पर इसको बहुत ज्यादा बार जैसे वो न्यू चीज बनेगी और वैसी बात है वो भी एक दिन खराब होगी, वो भी थ्रो कर दी जाएगी, फिर जाएगी वो रिसाइकलिंग के लिए, फिर उससे न्यू प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे होता क्या है, हम किसी एक चीज को, जैसे प्लास्टिक है, हम उसी को बार बार रिसाइकिल कर करके उससे दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वो जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है वो उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाता है, वो कम होने लगती है धीरे धीरे। तो कॉन्टिन्यूसली जो इसका रेपिटेशन होता है वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि कोई हम नई प्लास्टिक तो बना नहीं रहे हैं, जो पुरानी खराब प्लास्टिक है उसी से दूसरी रिसाइकिल कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट यही बताना चाह रहा है कि प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिप्लेस रिपीटेडली। मतलब इसको एक दो बार तो रिपीट कर लिया तो ठीक है, बट अगर अगेन एंड बार बार वही चीज रिपीट होती रहेगी तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे स्मॉल बच्चों के लिए टॉयज वगैरह बनते हैं, वो लोग अपने मुंह में डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। With each recycling, the quality of the plastic goes down and eventually it cannot be recycled anymore। इस लास्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि हर रिसाइकलिंग के बाद जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है वो टाइम टू टाइम मतलब कम ही होती रहती है और उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड वेस्ट। बेसिकली हमारे दो टाइप्स के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं कि जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, और ये एयर वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाते हैं कुछ समय के बाद। इसका हिंदी में मीन्स यही हुआ, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है डिफिनेशन। अ मटेरियल इज टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल if it is decomposed over the period of time by the action of air, water and microorganisms such as bacteria। तो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, इसकी प्रेजेंस में और एयर और वाटर के कांटेक्ट में जो भी मटेरियल हमारे हैं,
वो हमारे डिकम्पोज कर जाते हैं, वहीं सड़ जाते हैं और थोड़े कुछ दिनों बाद वहां से गायब हो जाते हैं। मतलब गायब क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो मतलब डेड हो जाते हैं पूरी तरीके से। उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो वो मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में और एयर वाटर की प्रेजेंस में हमारे डिकम्पोज नहीं करते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक। वो वेस्ट हमारे कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। और प्लास्टिक इसमें का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लास्टिक को अगर आप आज डाल दें और 10 साल बाद उसको देखें तो आपको वो वैसी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया एयर वाटर के प्रेजेंस में डिकम्पोज नहीं करती है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, जैसे प्लास्टिक्स हो गया, इस तरह की ग्लास की बॉटल्स हो गई, कैंस हो गए। ये सब आप जिस तरीके से अभी थ्रो कर देंगे वो आपके लाइफ लॉन्ग वैसे ही आपको मिले रहेंगे, उसको उसमें कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है। जैसे वुड है, लकड़ी है, इसमें दीमक लग जाती है, खराब हो जाती है। पेपर्स वगैरह हो गए, आप कहीं थ्रो कर जाते हैं तो वो डिकम्पोज करके मेल्ट करके खराब हो जाते हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह हो गए, इन सबके छिलके वगैरह हो गए, तो ये भी हमारे डिकम्पोज कर जाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक मैंने आपको बताया कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, अब हमने जो अभी एग्जांपल डिस्कस किया वो नॉन बायोडिग्रेडेबल का था जिसमें हमारा प्लास्टिक था। पर एक प्लास्टिक ऐसी भी टाइप की होती है जो कि हमारी डिकम्पोज कर जाती है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो वो क्या क्या कैसी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉट्स ऑफ रिसर्चेस इज बीइंग डन टू मेक द प्लास्टिक्स which are biodegradable. Scientists have been able to design some plastics that are biodegradable. One of such is PHBV. Such plastics are expensive and not used in the large scale. ये जो प्लास्टिक है हमारी PHBV इसको बोलते हैं। ये जो प्लास्टिक्स है ये हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ये हमारी इस टाइप की प्लास्टिक है जो कि बायोडिग्रेडेबल होती है। मींस ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर और वाटर की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाती है कुछ टाइम के बाद। और ये प्लास्टिक जो हमारी होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और आर नॉट यूज इन लार्ज स्केल्स। लार्ज स्केल्स में इसका यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लास्टिक कैसी होती है तो आप यही बताएंगे प्लास्टिक जो होती है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं करता है। पर एक एक्सेप्शनल केस है कि PHBV जो प्लास्टिक हमारी होती है वो हमारी बायोडिग्रेडेबल होती है क्योंकि और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और लार्ज स्केल में नहीं यूज की जा सकती है। अब हमारे कुछ ये वेस्ट मटेरियल्स हो गए और इनका नेचर है कि ये कैसे होते हैं और ये कितना टाइम लगाते हैं ये डिकम्पोज होने में। जैसे हमारा पेपर हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये आप सब देख सकते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल है। पेपर को मतलब डिकम्पोज होने में 10 से 30 एक महीने के अंदर अंदर ही डिकम्पोज कर जाता है। कॉटन हमारा 2 से 6 महीने लगाता है डिकम्पोज होने में लिए। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट पील्स हो गए, 10 से 20 दिन में ये डिकम्पोज कर जाते हैं। वुड हो गया, ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है, इसको पर 10 से 20 ईयर्स साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, पर ये डिकम्पोज हो जाता है। वूल जो हो गया ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है, इसको भी 10 से 12 महीने मींस 1 ईयर लगता है डिकम्पोज होने में। अब आते हैं हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के। एक हमारा प्लास्टिक हो गया, एक मेटल्स हमारा टिन और एल्युमिनियम जिससे हमारे केन्स वगैरह बने होते हैं। उनको डिकम्पोज होने में मोर देन 100 ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिकम्पोज नहीं करते बट बहुत ही लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद। सोचिए आपका पूरा लाइफ स्पैन निकल जाएगा अगर आप कोई प्लास्टिक की चीज थ्रो करते हैं तो वो आपके जीते जीते वो किसी कीमत पर डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये 100 ईयर्स खाली 100 नहीं होते, ये काफी 100 ईयर्स होते हैं, 400-500 या आप कह सकते हैं हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, अब हमें कौन कौन से ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि हम इस प्लास्टिक की जो पोल्यूशन हो रही है इसको हम कंट्रोल कर सकें। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं कि जो हमारी प्लास्टिक वेस्ट हो रही है इसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके। कुछ प्लेसेस में जैसे लद्दाख हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे प्लास्टिक्स बैन कर दी गई हैं। Though use of plastic is banned in other places in India, people do not follow this strictly. आपको याद होगा अभी लेटेस्ट नहीं कुछ टाइम हो गया है
कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मान के चलते हैं कि 1.5 ईयर और 1 ईयर हो गया है, कि यहाँ पे भी ऐसा लागू हुआ था कि हमारा प्लास्टिक्स जो है वो बैन कर दी गई थी। प्लास्टिक्स की चीज़ों पे कोई भी चीज़, जैसे आप मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने, तो वो प्लास्टिक्स के बैग अलाउड नहीं थे। आपको घर से अपने मतलब कॉटन का बैग या पेपर बैग इस टाइप का ले जाना था, तभी आपको मिल सकते हैं। तो उस टाइम पे भी पॉलिथीन का बैन हुआ था, बट वो हमारे यहाँ कुछ टाइम तक लागू होता है, उसके बाद वो फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इसको रिड्यूस करने के लिए, पर ये ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रह पाया। बट फिर भी गवर्नमेंट इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स वगैरह में प्लास्टिक्स की मतलब ये आपके जो पॉली बैग्स वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक्स के नहीं मिलते, लोग पेपर बैग वगैरह ही यूज़ करते हैं। तो काफी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से प्लास्टिक के पोल्यूशन को स्टॉप कर सकें। अब गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, पर कुछ काम हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज़ों को हम फॉलो करें। तो ऐसे हमें किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, उसमें हम लोग देखते हैं वी नीड टू शेड आर डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक पे जो हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उसके डिपेंडेंस को हमें स्टॉप करना चाहिए। हमें पेपर बैग, कॉटन बैग्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक्स। We should realize that through plastic make our life much simpler and cleaner. They are a menace in disguise. मतलब एक तरह से वो हमारी लाइफ को भले ही सिंपल और क्लीन, सिंपल है हमारी लाइफ के लिए और क्लियर है, बट वो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से खराब और कर देते हैं, इसलिए हमें इनका यूज अवॉइड करना चाहिए। We can do some simple things to reduce the plastic waste. हमको प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ सिंपल इसमें बताए गए हैं, ये करना चाहिए। रीयूज द पॉलिथीन बैग, जैसे पॉलिथीन बैग में जैसे कोई सामान आया है तो उसको हमें फेंक नहीं देना चाहिए, उसको वापस से हमें रख लेना चाहिए वॉश करके, जिससे हम उसमें कोई और चीज़, कोई और काम भी कर सकें, कुछ और चीज़ के लिए भी उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। वाइल शॉपिंग कैरी अ कॉटन और द जूट बैग टू कीप द थिंग्स। हम मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हमें ये नहीं मतलब एक्सपेक्टेशंस करना चाहिए कि शॉपकीपर हमको पॉलिथीन देगा ही। हमें अपने घर से कॉटन या जूट का बैग ले जाना चाहिए और उसमें अपनी वेजिटेबल्स वगैरह है उसे कलेक्ट करना चाहिए, या जो भी चीज़ हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स एट होम। एग्जाम्पल्स, फूड कंटेनर्स कैन बी यूज एज अ स्मॉल पॉट्स। अब जैसे हम लोग कोई भी सामान लेके आते हैं तो हमें प्लास्टिक में मिलता है, जैसे ओट्स वगैरह होते हैं उनमें मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे मतलब खासे 1 लीटर तक का प्लास्टिक्स के डिब्बे मिलते हैं, तो उसको हमें थ्रो नहीं करना चाहिए, उसको हमें रीयूज करना चाहिए। कि हम अपने घर में कोई चीज़, हमें कोई सामान वगैरह रखना है, दाल रखना है या चावल रखना है या कुछ भी XYZ, उसमें बिस्किट्स के पैकेट्स वगैरह रखने हैं, मैगी के पैकेट्स वगैरह रखने हैं, तो ये सब रखने में यूज कर देना चाहिए, उनको थ्रो नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक लिटर्स ऑन द स्ट्रीट। हमें प्लास्टिक की कोई भी चीज़ों को स्ट्रीट पे नहीं, मतलब सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। कीप सेपरेट डस्टबिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी मैंने आपको बताया दोनों अलग अलग क्या होते हैं, इन दोनों की हमें सेपरेट डस्टबिन रखने चाहिए। जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनका अलग रखना चाहिए और जो डिकम्पोज नहीं होते उनका डस्टबिन अलग रखना चाहिए। Never throw the waste food in polythene bags. It will end up in the some animals stomach. और हमें कभी भी, जैसे हम लोग गाय का खाना निकालते हैं तो उसे हमें एज इट इज जाके उसके माउथ में खिला देना चाहिए, या फिर कहीं पे ऐसी जगह रख देना चाहिए सेफली जहां से वो इजिली उस तक पहुंच, मतलब वो उस तक पहुंच जाए उस फूड की तक। और हमें कभी भी किसी भी प्लास्टिक के बैग में खाने को रख के नहीं थ्रो करना चाहिए। उसका रीजन है, जब कोई भी एनिमल उसको ईट करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ साथ वो प्लास्टिक के बैग को भी ईट करती है, क्योंकि उसके मतलब हमारे अंदर सेंस है बट उन एनिमल्स के अंदर तो इतना सेंस नहीं है ना कि उनके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है, क्या चीज़ बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें उसके अंदर कभी नहीं थ्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर एनिमल्स उसको ईट अप करेंगे तो उनके स्टमक में जाते ही उनकी लाइफ को डेंजर पहुंचा सकती है ये चीज़ें। ट्राई टू ऑब्जर्व द 3 R's। हमें ये 3 R's फॉलो करने चाहिए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। मतलब कम से कम उसका यूज करें, अगर यूज कर रहे हैं तो उसका फिर से यूज कर सकें और उसका रिसाइकलिंग में भी मतलब अच्छा यूज हो सके। तो ये तीनों ही R's को हमें फॉलो करना चाहिए। If we continue to be careless with the use of plastic, soon our planet will be covered with the plastic objects and there will be no space to dispose
डिकम्पोज देम ऑफ। और अगर हम इस तरीके से, जिस तरीके से प्लास्टिक्स का हम यूज कर रहे हैं, अगर हमारा ऐसा ही कंट्रीब्यूशन और कैरी आउट रहा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो प्लानेट है वो एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से ही कवर रह जाएगा और उन्हें डिकम्पोज करने के लिए हमें अर्थ पे कोई भी जगह नहीं बचेगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास खत्म होता है और क्लास के साथ साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर दैट वाज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स एंड अप होता है। होप सो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार इसके 5 वीडियोस हैं फिर से वॉच आउट स्टार्टिंग से पूरे कर लीजिए। अगर आपको किसी भी वीडियोस में कुछ भी दिक्कत है तो आप उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली reply to your queries, and thank you for watching this video and keep supporting.